गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की कक्षा प्रारंभ की जाए। अभी तक हम लोग भाग 5 संपूर्ण देख चुके हैं। आज हम लोग भाग 5 संघ का एक सिंहावलोकन करेंगे। ओरल टेस्ट टाइप से होगा, रिवीजन भी हो जाएगा और इससे कहाँ कहीं कोई भी चीज छूट गया है उसको भी देख लेंगे हम लोग। तो चलिए प्रारंभ किया जाए। आइए, आपके सामने संविधान का भाग 5 आ रहा है, तो आप लोग रेडी हो जाइए जवाब देने के लिए। हाँ, तो नंबर 1, संविधान के किस भाग में संघ की चर्चा है? तो भाग 5। चलिए, और भाग 5 में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका मीन सरकार, विधायिका माने कानून बनाने वाला, और न्यायपालिका न्याय दिलाने वाला। तो कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद, विधायिका में संसद, और न्यायपालिका में कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, संघ में। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद का सृजन करता है? तो 52, इसका आंसर होगा 52। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? ये किस अनुच्छेद में है? 53। देखिए लिखा हुआ है संघ की कार्यपालिका शक्ति। चलिए आगे देखिए। राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 देख चुके हैं हम लोग। तो आदित्य, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं? निर्वाचित सदस्य और राज्य के विधानसभा के उपाध्यक्ष। गुड, लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। मनप्रीत, चलिए बताइए कि राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य के विधानसभा भाग लेते हैं, केंद्र शासित प्रदेश भी भाग लेता है। गुड गुड, 2 केंद्र शासित प्रदेश भाग लेते हैं, दिल्ली और पौंडीचेरी। वेरी गुड। सकीना, चलिए बताइए कि राष्ट्रपति का निर्वाचन विधि क्या है? हाँ, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा। वेरी गुड। ये है अनुच्छेद 54, और 55 में है निर्वाचन रीति। ठीक है, और निर्वाचन से रिलेटेड बाकी सब चीज तो नोट्स में लिखवाए थे, है ना? राष्ट्रपति की पदावधि अनुच्छेद 56 है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल, और 5 साल से पहले भी वो रिजाइन कर सकते हैं। बहुत अच्छा। राष्ट्रपति अपना रिजाइनेशन किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति को। देखिए 56 के क में लिखा हुआ है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेंगे। वेरी गुड। और इसके अलावा राष्ट्रपति को हटाने की क्या विधि है? महाभियोग। देखिए ये सब तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हो गए। इसके अलावे अलग से भी कुछ रूल्स हैं जो नोट्स में लिखवाए हुए हैं। आगे आइए, राष्ट्रपति की पदावधि हो गया 56, आर्टिकल 56 हो गया। अब आते हैं 57। राहुल तुम बताओ, एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? प्रेम, सोनाली,
गुड, कितनी भी बार बन सकता है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, कोई मतलब लिमिटेशन नहीं है। देखिए आर्टिकल 57 में लिखा हुआ है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है इस संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए उस पद के लिए पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा। मैंने कोई अदर नियम न बना दिया जाए, कोई दूसरा अगर नियम बना दिया गया तो फिर अब उसके अनुसार चलेगा। गुड, तो अभी हम बोले थे कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री उपराष्ट्रपति का लिस्ट देखेंगे, तो अभी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं जो 2 बार बने हैं। राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें आर्टिकल 59, खैर चलिए इसमें कोई अपना वो नहीं है, इसमें सब है बताया जा चुका है कि राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। चलिए अनुच्छेद 60, राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा, राष्ट्रपति का शपथ किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 60। तो प्रत्येक राष्ट्रपति और प्रत्येक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है या कृत्यों का निर्वहन कर रहा है, अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? मुख्य न्यायमूर्ति, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। यही सब पॉइंट नोट करिएगा लोग। प्रत्येक राष्ट्रपति और व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है या उसके कृत्यों का निर्वहन कर रहा है, अपने पद ग्रहण करने से पहले भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के उपलब्ध ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष निम्नलिखित प्रारूप में शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपना हस्ताक्षर करेगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और वो नहीं रहे तो अपना वो। अब देखिए ये राष्ट्रपति जो है केवल मैं अमुक ईश्वर का शपथ लेता हूं कि मैं श्रद्धा पूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन अथवा राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करूंगा और अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा। तो देखिए केवल भारत के जो राष्ट्रपति है वो संविधान के संरक्षण की शपथ लेते हैं, दूसरा कोई नहीं लेता है। मतलब इनके ऊपर है कि कैसे आप संविधान को बचाइएगा। अब आइए आर्टिकल 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया बता चुके हैं, कैसे कैसे किस सदन में आता है, कितना चाहिए। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद में है? 61। राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने का आधार क्या है? संविधान का अतिक्रमण। जब संविधान के अतिक्रमण के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चला जाए, ठीक, महाभियोग प्रारंभ करने की क्या प्रक्रिया है? 14 दिन पहले सूचना दी जाती है और जो सदन महाभियोग माने ये प्रस्ताव लाएगा, हाँ, 1/4 सदस्यों का उस पर हस्ताक्षर होना चाहिए और सदन के 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। सदन के कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए और फिर द्वितीय सदन इसका अन्वेषण कराएगा। उसमें उपस्थित होने के लिए राष्ट्रपति खुद या राष्ट्रपति का प्रतिनिधि जाएगा और वो भी सदन अगर 2/3 बहुमत से उसको पारित कर दिया तो राष्ट्रपति अपने पद से हट जाएंगे। ठीक है, और रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट ही नहीं किए, जा ना किए हैं हम तो भूल गए हैं। ये रहा आर्टिकल 61। अब आइए आर्टिकल 62। ये भी बता चुके हैं कि यदि राष्ट्रपति का पद अचानक रिक्त हो जाता है तो कितने समय सीमा के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य है? 6 महीना। आप लोग भी हो, यहाँ एक कनेक्ट था ना, किसका था? नहीं था,
नहीं था। जो ऑनलाइन है वो भी जवाब दे सकते हैं। आइए, ये राष्ट्रपति खत्म, राष्ट्रपति खत्म। अब आइए 63 से उपराष्ट्रपति, कल ही देखे हैं सब उपराष्ट्रपति वाला। चलिए, तो इसमें तो कोई बात नहीं है। भारत का उपराष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, और अगर उपराष्ट्रपति का पद अचानक रिक्त होता है तो इसे कितने समय सीमा में भरना है? कोई समय सीमा नहीं है। संविधान में यथाशीघ्र लिखा गया है। संविधान में क्या लिखा गया है? यथाशीघ्र, माने जितना जल्दी हो सके, कोई मिनिमम समय सीमा तय नहीं की गई है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी देखे थे हम लोग कल। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्य, बस यही जान। और इसका भी चुनाव उसी प्रक्रिया से होता है जैसे राष्ट्रपति। समानुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा। वेरी गुड। और राष्ट्रपति निर्वाचित होने की योग्यता और उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने की योग्यता दोनों लगभग सेम है। केवल एक अंतर है कि उपराष्ट्रपति में है कि राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित हो, और राष्ट्रपति में है लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित हो। ठीक है, चलिए ये भी हो गया। 64, 67 उपराष्ट्रपति की पदावधि वही 5 साल। उपराष्ट्रपति की पदावधि 5 साल, या उससे पहले वो रिजाइन कर सकते हैं या उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति अपना रिजाइनेशन किसको देंगे? उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति को हटाने की क्या प्रक्रिया है? राज्यसभा अपना इसको प्रारंभ करेगा, साधारण बहुमत से पारित करेगा, और लोकसभा भी अगर इसे पारित कर दिया तो हट जाएंगे। मतलब इन पर महाभियोग की आवश्यकता नहीं है। चलिए, अब आइए 68 हो गया। 69 शपथ है, कोई काम नहीं है। 70 अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति की कृतियों का निर्वहन, तो बताया ही जा चुका है कि राष्ट्रपति नहीं रहेंगे तो काम करेंगे। उपराष्ट्रपति आर्टिकल 71, देखिए, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसक्त विषय। तो अगर उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई विवाद होता है तो क्या होगा? देखिए, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न या संसद सभी शंकाओं और विवादों की जांच और विनिश्चय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा। इसका मतलब कि अगर राष्ट्रपति का चुनाव होता है और उसमें कोई डिस्प्यूट होता है तो ये मामला किसी अन्य कोर्ट में नहीं जाएगा। इसका मतलब कि ये भी एक सुप्रीम कोर्ट की आरंभिक अधिकारिता हो गई। ये भी एक आरंभिक अधिकारिता, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की ये मामला इंडिया में दूसरा कोई कोर्ट नहीं लेगा। ठीक है, और उसका फैसला अंतिम होगा, यानी कि अब उसको कहीं दूसरे जगह चैलेंज नहीं करना है। चलिए ठीक है, तो अब आइए, अब देखिए इसी में लिखा है, यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के, ध्यान से सुनिएगा, मान लो कोई चुना गया, राष्ट्रपति कहा कि इसका निर्वाचन गलत है, तो वो तो पद से हटेगा, तब क्या होगा? पद खाली रहेगा। देखिए क्या लिखा है, यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन को शून्य कर दिया जाता है तो उसके द्वारा यथास्थिति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन में उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय की तारीख को या उससे पहले किए गए कार्य उस घोषणा के कारण अविधिमान्य नहीं होंगे। मतलब उस दौरान उस पद पर रहते हुए राष्ट्रपति कोई कार्य कर देते हैं तो वो कार्य इनवैलिड नहीं होगा। आगे देखिए, इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसद किसी विषय का विनियमन संसद द्वारा
की जाएगी, मतलब कैसे चुनाव होगा, क्या प्रक्रिया होगा, ये कौन तय करेगा? संसद। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में किसी व्यक्ति के निर्वाचन को उसे निर्वाचित करने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों में किसी भी कारण से विद्यमान किसी रिक्ति के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है कि मान लीजिए राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है और लोकसभा में पता चले कि 20 सीट खाली है, 543 में से 43 को खाली है, 500 मेंबर है, तो उससे राष्ट्रपति के चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा कि कोई सीट खाली है। चलिए, क्षमादान शक्ति अनुच्छेद 72 देख चुके हैं आप लोग। इसमें इस सब का मीनिंग बता दिए थे कि निलंबन, परिहार, लघुकरण क्या होता है, सब बताए थे ना। चलिए, यहां नहीं लिखा हुआ है, वो उधर लिखा हुआ है। और साथ में ये भी बताए थे कि सेना न्यायालय के मामले में भी राष्ट्रपति ये सब कर सकते हैं। देखिए क में लिखा है, उन सभी मामलों में जिनमें दंड या दंडादेश सेना न्यायालय ने दिया है। चलिए, आर्टिकल 72 हो गया, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। अब आते हैं 73, अब मेन पोर्शन आ रहा है, ये तो सब छोटा छोटा था। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। आर्टिकल 73, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, यानी कि संघ क्या क्या करेगा। तो कार्यपालिका शक्ति होती किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। तो यानी कि राष्ट्रपति क्या क्या कर सकते हैं, विस्तार मतलब एक्सटेंशन। आगे देखें, हालांकि ये सब बता चुके हैं अनौपचारिक रूप से, देख लीजिए। इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार क उन विषयों के संबंध में संसद को विधि बनाने की शक्ति है उन तक, माने संघ सूची पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है, तो वहां तक, माने संसद को जहां तक कानून बनाने की शक्ति है, कार्यपालिका शक्ति का विस्तार वहां तक होगा। और ख, किसी संधि या करार के आधार पर भारत सरकार द्वारा प्रयुक्त अधिकारों, प्राधिकारों और अधिकारिताओं के प्रयोग तक। कहने का मतलब जहां तक संसद की कार्य शक्ति है वहां राष्ट्रपति की। चलिए आगे देखिए, राज्य के संबंध में क्या लिखा है। हाँ, जब तक संसद अन्यथा उपबंध न करे तब तक इस अनुच्छेद के किसी बात के होते हुए भी कोई राज्य और राज्य का कोई अधिकारी या प्रशासनिक प्राधिकारी उन विषयों में जिनके संबंध में संसद को उस राज्य के लिए विधि बनाने की शक्ति है, ऐसी कार्यपालिका शक्ति का या कृतियों का प्रयोग कर सकेगा जिनका प्रयोग वह राज्य या उसका प्राधिकारी या प्राधिकारी इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले कर सकता था। मतलब किसी राज्य के संबंध में अगर राष्ट्रपति को कोई प्राधिकार दिया गया है तो वो भी कर सकते हैं। गुड। अब आइए मंत्री परिषद। अब आइए मंत्री परिषद, अनुच्छेद 74। मंत्री परिषद हम लोग डिटेल में पढ़े हैं, लिखे भी हैं। तो थी नहीं। सुप्रिया, मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? हाँ, मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति ने शपथ दिलाते हैं। हाँ, तो नियुक्ति कौन करता है? तो या तो राष्ट्रपति कहना है या फिर पूरा बोलना है कि प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति। ठीक है, गुड। चलिए, तो देखिए क्या लिखा हुआ है। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृतियों का प्रयोग ऐसी सलाह के अनुसार करेगा। तो प्रधानमंत्री किसको नियुक्त किया जाता है? सोनाली, जो बहुमत दल का नेता जो होता है उसमें से राष्ट्रपति जिसको बुला ले। गुड। साधारण आम चुनाव के बाद जिस दल को सबसे ज्यादा सीट मिलेगा लोकसभा में, उसके नेता को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के लिए राष्ट्रपति आमंत्रित करेंगे। और अगर किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला तब
तब राष्ट्रपति देखेंगे कि कौन पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में है, उसको अपना बुलाएंगे। ऐसे पार्लियामेंट को हंग पार्लियामेंट कहते हैं, लिखवाए थे ना कि कोई अपना ये ना हो। और त्रिशंकु संसद एक शब्द प्रयोग किया जाता है। त्रिशंकु संसद का मतलब, मान लीजिए 543 है ना, तो उसमें 3 पार्टी लगभग थोड़ा कम बेसी करके सीट ले आया। जैसे बिहार त्रिशंकु विधानसभा, भाजपा, जदयू, राजद, यही ना मेन 3 है, यही तीनों में सीट बटा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जब तक 2 पार्टियां नहीं मिलेगी सरकार नहीं बनेगा। कोई पार्टी अकेले अपने दम पर सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। ठीक है, चलिए गुड। तो 74 और ये भी बताए थे कि देखिए लिखा हुआ है, बाद में जोड़ा गया था कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। ये किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 44वां, भूल गए? 44वां से जोड़ा गया कि अपना ऐसे लिखवाए हैं नोट्स में। तो किसी सलाह को राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकेंगे। अब आइए देखिए मेन प्रावधान अनुच्छेद 75, प्रधानमंत्री के बारे में अन्य उपबंध है। प्रधानमंत्री के ये नहीं, मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध क्या है भाई? देखिए लिखा हुआ है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। देखिए एक बार है बीपीएससी में क्वेश्चन आया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं, ऐसे कर दे दिया था। तो क्या शब्द प्रयोग किया गया है? नियुक्ति। नियुक्ति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अपॉइंटेड कि नॉमिनेटेड? वो तो इलेक्टेड हो जाएगा। नॉमिनेटेड हो गया नाम निर्देशित, जो राज्यसभा में 12 किया जाता है। राज्यसभा में जो 12 किया जाता है वो हो गया नाम निर्देशित, नॉमिनेटेड, और यहां हो गया अपॉइंटेड। और इलेक्टेड जो होगा निर्वाचित, जैसे लोकसभा का अध्यक्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये लोग इलेक्टेड है, निर्वाचित है। लेकिन प्रधानमंत्री निर्वाचित नहीं है। प्रधानमंत्री क्या है? अपॉइंटेड है, नियुक्त किया गया। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पर करेगा। गुड। इसीलिए बताए थे कि जब प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र देते हैं, मृत्यु होती है, चाहे जो कुछ भी होता है, अगर प्रधानमंत्री बदलेंगे तो पूरा मंत्री परिषद चेंज होगी। ठीक है, देखिए अगला सेंटेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के, देखिए यहां लोकसभा शब्द प्रयोग किया है, लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का कितना प्रतिशत? हाँ, 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी कि पहले तो था 545, अब एंग्लो इंडियन वाला प्रोविजन खत्म हो जाएगा तो 543 का 15% है, तो 75-76 आएगा। कितना आएगा? लगभग 75 आएगा। तो उससे ज्यादा ये नहीं होगा। और ऐसा प्रावधान अब मेंस के लिए, ऐसा प्रावधान क्यों लाया गया? क्यों लाया गया? ऐसा जोड़ने के पीछे क्या मंशा थी? क्योंकि गठबंधन की सरकार में, अब सब गठबंधन की सरकार, सब पार्टी को खुश करने के लिए ना, चलो तू भी मंत्री बन जाओ, तू भी मंत्री बन जाओ, तू भी मंत्री बन जाओ, मंत्री का लाइन लगा देता था लोग। तो हुआ है कि ऐसे तो भाई सरकार के खजाना पर खर्च पड़ रहा है, तो एक लिमिट फिक्स कर दिया गया कि अब इससे ज्यादा मंत्री आप नहीं बना सकते। फिर भी 75-76 बहुत मंत्री है। हमको तो लग रहा है कि अभी 40-45 मंत्री होंगे। अभी 81 है, हो ही नहीं सकता है। कैसे हो जाएगा? 75% से अधिक कैसे हो जाएगा? नेट पर सर्च करिए तो हो, नंबर ऑफ मिनिस्टर इन सेंट्रल गवर्नमेंट। 15% से ज्यादा तो नहीं ना होगा। अगर 81 है
तब इसका मतलब लोकसभा राज्यसभा दोनों मिला के, लेकिन यहाँ लोकसभा लिखा है। दोनों मिला के क्या नहीं, 81 तो नहीं हो सकता है। 15% 81 ही होगा। 15% 81 है तो कह रहे 75 है। नहीं, 81। अच्छा है तो वो 81 मैक्सिमम लिमिट ना, ओ मंत्रियों की संख्या नहीं ना, मंत्री अभी प्रेजेंट में तो जोड़ लो भाई 15 एक 54 हो गया 10%। हाँ 27 81 तो मैक्सिमम पूरा बना दिया है एकदम। हाँ तब 81 बना देगा, बहुत ना हो जाएगा वो। तो 81 हम देखे थे। 81 मैक्सिमम लिमिट देख लिए हो गए। प्रेजेंट में अभी सर्च कर लो कितना मिनिस्टर है। देखे थे सर। अरे तो अभी देख ना लो भाई, अभी देख लीजिए नंबर ऑफ मिनिस्टर इन सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी हम ही सर्च कर दे रहे हैं, मेरा पैड थोड़ा दूर न है। वह क्वेश्चन नहीं है, पूरा विकिपीडिया पर लिस्ट दे देगा। 58 पूरा लिस्ट दे देगा कि नाम पार्टी मंत्रालय के साथ देगा। है ना, ठीक है चलिए। तो यहाँ से आपको या भारत सरकार का सब पोर्टल है उस पर एकदम लिस्ट के साथ सब दे देगा। तो आइए अगला देखिए 75 का 2 है, देख लीजिएगा। देखिए आप लोगों को यही ना कहते हैं कि आपस में डिस्कशन करिए, इसी टाइप से डिस्कशन किया जाता है, टू द पॉइंट। हाँ अंकित लिखा हुआ है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। मिनिस्टर होल्ड दिस ऑफिस इन द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। इसका क्या मतलब है? इसका अर्थ है कि राष्ट्रपति जब मन तब किसी मंत्री को उसके पद से हटा देंगे, यानी कि मंत्री को हटाने की कोई विशेष प्रक्रिया नहीं। ऑर्डर इशू किए, रेल मंत्री को हटाया जाता है तो रेल मंत्री हट गया, खत्म। मतलब मंत्री को हटाने का कोई विशेष प्रक्रिया नहीं। इंडिविजुअल मंत्री इंडिविजुअल कर करके एक साथ 10 को हटा देगा नहीं। समाचार पढ़ते हैं कि मंत्रिमंडल में फेरबदल किया गया, कुछ दिन पहले ही हुआ था। मंत्री है ना, तो वही ना कहेगी नो, तो तुम लोग ना कोई 48 कह रहा है तो मोदी जी संविधान का पूरा यूज कर रहे हैं ना। अरे देखिए यही है गठबंधन की सरकार, ऐसा नहीं करना चाहिए था। लोग को चलिए कह रहा है कि देश खतरे में है, देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है, देश के पास पैसा नहीं है। अब मैक्सिमम लिमिट लगा दिया तो 81 नहीं रहता ना 100 पार कर देता है। सब इतना भी नैतिक रूप से भ्रष्ट नहीं होना चाहिए। वो पुराना उराना होगा, एडिट नहीं किया होगा। वो तो सर्च मारने पर पूरा मंत्रालय के साथ पूरा लिस्ट दे देगा। तो अभी प्रेजेंट में 81 हो गए हैं ना। धन्य है मोदी जी। चलिए आइए। अच्छा भाई वही तो अब विधाता है हम लोगों के, जैसे ले चले। हमको तो लग रहा है 20 साल बाद इंडिया का क्या होगा समझ में नहीं आ रहा है, रहेगा कि क्या होगा। चलिए आगे देखिए। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, समझ गए इसका मतलब? आप लोग अभी समाचार में सुनिएगा कि मंत्रिमंडल में फेरबदल किया गया। फेरबदल किया गया का मतलब कुछ पुराने मंत्री को हटा के कुछ नए मंत्री को लाया जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे। प्रधानमंत्री को नहीं बदला जाएगा। प्रधानमंत्री बदलने का मतलब कि पूरा मंत्री परिषद बदलना पड़ जाएगा। ठीक है। तीसरा पॉइंट है, विशाल तुम समझाओ। मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी।
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, इसका क्या मतलब है? मंत्रिपरिषद मतलब जितना भी मंत्रालय है उस सबका जवाबदेही वही करेगा मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति। अच्छा ठीक, आकाश है। सर मंत्रिपरिषद की सारी जवाबदारी लोकसभा के अनुसार होगी। जो भी अगर लोकसभा मंत्रिपरिषद या कोई भी अगर बिल फेल हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। वेरी गुड, वेरी गुड। कि कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा का मतलब कि मंत्री परिषद अस्तित्व में तभी तक रहेगा जब तक कि उसको लोकसभा में बहुमत है। और सरकार तो सरकार, हर एक मंत्री का हर विधेयक वहां से पारित होना चाहिए। आपस में सरकार में भले मंत्री मंत्री में लड़ाई हो, न पटता हो, लेकिन लोकसभा में जब मतदान करने का समय आएगा तो सब उसके तरफ करेगा। अगर लोकसभा में किसी भी मंत्री का कोई विधेयक नहीं पारित हुआ तो पूरे मंत्री परिषद को त्याग पत्र, माने प्रधानमंत्री को त्याग पत्र देना पड़ेगा। मंत्री परिषद को त्याग पत्र देने का मतलब है सरकार गिर गई, प्रधानमंत्री को त्याग पत्र देना पड़ा। समझ में आया? तो इसी को कहते हैं कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द। घर में आपस में नहीं होता है, घर में आपस में कितना मारा मारी करो, बाहर भाई भाई हैं हम लोग। तो वही चीज है, संसद के बाहर चाहे कुछ करो, लेकिन संसद में, लोकसभा में एक साथ रहना है। वहां मतभेद हुआ तो काम खत्म, सरकार गिर जाएगी। ठीक है? जो अभी किसान बिल गया था, हाँ अगर वो पारित नहीं होता स्टार्टिंग में तो सबको क्या देना पड़ता है इसका? हाँ हाँ हाँ, लोकसभा में अगर सरकार बिल पारित नहीं करा पाई कि इसका मतलब कि लोकसभा में बहुमत नहीं है, तभी तो नहीं पारित हुआ। और नियम यह है कि सरकार वही बनाएगा जिसको लोकसभा में बहुमत है। तो जब बहुमत है ही नहीं तो सरकार में कैसे रहिएगा? है ना? तुरंत विपक्षी अविश्वास प्रस्ताव ला देगा या इनको विश्वास प्रस्ताव ला के अपना बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा। गलत सही से मतलब नहीं है, वो भले क्या है लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि भारत को पाकिस्तान बनाया जा रहा है, उससे मतलब नहीं है। पारित हो गया तो वहां आना है, तब पारित होना चाहिए। पारित होगी तभी सरकार बचेगी, पारित नहीं हुआ सरकार गिरेगी। लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं। राज्यसभा में अमूमन ऐसा होता है कि अब जिसे अभी देखा जा सकता है कि राज्यसभा में देखो तो कि राज्यसभा में आप पोजीशन ऑफ पार्टीज, किस पार्टी का कितना एमपी है राज्यसभा में दिखला देगा, एनडीए का कितना है, ये सब। तो हमको लग रहा है कि मोदी जी 14 से हैं, 14 और अभी कितना हो गया 22 है, 8 साल ना। तो अब तक तो राज्यसभा में इनका बहुमत हो गया होगा, राज्यसभा में इनका एनडीए का बहुमत हो गया होगा। इतना साल हो ना गया, कई राज्य में विधानसभा चुनाव हुआ, कई राज्य में सरकारें बदली। तो तो ये तो हो गया कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द। ठीक है, तो अब सोनाली कौर से अभी तक नहीं पूछे। सोनाली बताइए, मंत्री बनने के लिए क्या योग्यता है? किसको मंत्री बनाया जाएगा? मान लीजिए मोदी जी को हम बड़ी अच्छे लग गए तो हमको बना देंगे? नहीं, हमसे दुश्मनी है मोदी जी से। अरे भाई, हम भी भाजपा के समर्थक हैं, बोल देते हैं। अब तो क्या करें, हम तो तटस्थ वो नहीं होता है, व्यंग्यकार। हम लोग शिक्षक है, तटस्थ व्यंग्यकार हैं। जो भी आएगा सामने उस पर तो व्यंग करेंगे, और नहीं समर्थन होगा समर्थन करेंगे। तो मंत्री बनने के लिए क्या चाहिए? किसी भी व्यक्ति को मंत्री बनाया जा सकता है, बस उसमें लोकसभा या राज्यसभा में चुने जाने की क्वालिटी हो, क्वालिफिकेशन होल्ड करता हो।
मान लीजिए हम दिख गए मोदी जी को और लगा कि नहीं इनको बनाना चाहिए तो आप बना देंगे मंत्री, लेकिन 6 माह के भीतर लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता हमें लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति को मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन 6 महीने के भीतर उसे हाँ, अगर कोई मंत्री लगातार 6 महीने तक किसी भी सदन का सदस्य नहीं रहता है तो उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। मान लीजिए अभी कोई व्यक्ति मंत्री है, राज्यसभा का सदस्य है और तब तक उसका कार्यकाल पूरा हो गया 6 वर्ष वाला, तो अब 6 महीने के अंदर अगर दोबारा नहीं निर्वाचित हुआ तो मंत्री पद से हट जाएगा। ठीक है, चलिए महान्यायवादी को पढ़े थे हम लोग। चलिए आ जाइए कार्यपालिका का अंतिम आर्टिकल 76 है। तो राहुल, महान्यायवादी का निर्वाचन कैसे होता है? महान्यायवादी का निर्वाचन होता है, नियुक्ति होता है, अपॉइंटेड होते हैं, क्या होते हैं, नॉमिनेटेड होते हैं। क्या हो आदित्य? हाँ, महान्यायवादी को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। और देखो वो कौन पूछा था, महान्यायवादी के संदर्भ में लिखा होगा कि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। कौन तो अच्छा हाँ, देखो यहाँ लिखा होगा इसमें, क्योंकि इनको हटाने की कोई विशेष प्रक्रिया नहीं। आप बता दिए थे कि ना ये सरकारी कर्मचारी हैं, ना ही इनका कोई फिक्स कार्यकाल है। ये एक सरकारी वकील है, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है। कानूनी मामलों पर इनसे सलाह ली जाती है, सरकार इसीलिए रखी हुई है। महान्यायवादी का क्या काम है? कानूनी मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देना। बस चलिए आइए। और वो हाँ बताए थे, वो सब यहाँ नहीं लिखा हुआ है। इनके सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल, उसके नीचे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, ये सब होते हैं। महान्यायवादी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? अटॉर्नी जनरल। प्रेम, अरे मुंह छुपा के काहे बैठे हो भाई, नजर तेज है हमारा, थोड़ा अगल बगल रहो। पूछेंगे तो जरूर है, छोड़ेंगे नहीं, है ना। देखिए, महान्यायवादी को अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। इंडिया के किसी भी न्यायालय में जा सकता है। देखो यही पर लिखा, महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करे। मैंने इसका कोई वेतन फिक्स नहीं है, पारिश्रमिक लिखा हुआ है, वेतन नहीं लिखा है, वेतन या भत्ते नहीं लिखा हुआ है। पारिश्रमिक को लेबर चार्ज है ना, फिक्स कर दिया गया है कि इतना दिया जाएगा। चलिए, तो ये हो गया अनुच्छेद। देखो हम लोग जब पढ़ते थे, तैयारी करते थे, तो ऐसे डिस्कशन करते थे, ले लिए बेयर एक्ट, एक से लेके लास्ट तक करते थे, भले रात भर लग जाए। उस समय ना पूरा बेयर एक्ट सब नहीं, जो मेन अनुच्छेद, अब जिसे संघ भाग 5 इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन आता है, तो सबसे ज्यादा यही इंपॉर्टेंट है। ये आप फंडामेंटल राइट है, तो वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी, तो लेके 4-5 लोग बैठे रहते थे। एक अपने ग्रुप में थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉ के स्टूडेंट थे। 2008 में वो हरियाणा जुडिशरी टॉप किए, अभी वो हरियाणा में जज है। तो पॉलिटी में वही लीड करते थे हम लोगों को, हर सब्जेक्ट का हम लोगों में एक अलग अलग एक्सपर्ट था। बायोलॉजी से वो डॉक्टर साहब थे, वे पटने में, वो भी कई बार इंटरव्यू दिए। तो उससे क्या होता था कि जहां मामला फंसता था तो एकदम सटीक नॉलेज, विस्तृत नॉलेज मिलता था, तो उस पे शक संदेह नहीं रहता था। आइए अब आते हैं सरकारी कार्य संचालन। तो इसका काम नहीं है, बस इसमें देखिए, भारत सरकार के समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से कही हुई की जाएगी। बताए थे ना कि भारत सरकार के सभी फाइल पर किसका सिग्नेचर होता है?
सब यही कहा जाएगा, कोई भी काम ही नहीं कहा जाएगा कि प्रधानमंत्री किए प्रधानमंत्री किए। फाइल करेंगे सब प्रधानमंत्री ही, लेकिन नाम रहेगा राष्ट्रपति का। जैसे नहीं है, एगो कहावत करता है, लड़ाई कौन लड़ता है? सिपाही, लेकिन नाम किसका होता है? नेता का। जो कर्नल ब्रिगेडियर उनको लीड कर रहा है वो एक को गोली नहीं चलाया, लेकिन नाम होगा फिर भी उसी का। लड़ेगा कौन? सिपाही। तो वहां तो ब्रिगेडियर को फायदा हो जा रहा है और यहां उल्टा हो जाता है। कुछो करे, गलत काम भी मोदी जी करेंगे तो राष्ट्रपति, लेकिन व्यवहारिक रूप में तो प्रधानमंत्री ही है। आइए, जनता अब समझदार हो गई है। देखिए, राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधा किए जाने के लिए और मंत्रियों के उक्त कार्यों के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। चलिए, बाकी डिलीट कर दिया गया है। 78 राष्ट्रपति को जानकारी आदि देने के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य। तो यहाँ लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री समय समय पर राष्ट्रपति को जो कुछ हो रहा है उसकी जानकारी देते रहेंगे, या फिर राष्ट्रपति मंगा भी सकते हैं किसी चीज को। चलिए, ये कार्यपालिका खत्म, कार्यपालिका जो संवैधानिक पहलू है खत्म। अब साइड से जो चीज है वो सब बचा हुआ है। लेकिन यूपीएससी में मैक्सिमम कॉन्स्टिट्यूशन से ही रहता है, इधर उधर वाला ना के बराबर कभी पूछा तो पूछा, नहीं पूछता, कॉन्स्टिट्यूशन से ही देता है ज्यादा। अब आ जाइए संसद, भाग अध्याय 2 संसद। मनप्रीत बताइए कि भारत के संसद में कौन कौन सम्मिलित रहता है? गुड, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। प्रेम, लोकसभा राज्यसभा में कौन उच्च सदन है, कौन निम्न सदन है? हाँ हाँ हाँ, नहीं हो, आज नींद खुल गया है ना हो रात्रि। हाँ बोलो, कौन उच्च सदन है, कौन निम्न सदन है? तो इसका मतलब प्रेम पढ़ता नहीं ना है। दोनों में कौन सही है? प्रेम अपने हार गए। बुंदिया पूरी खाने 10 बजे रात को पहुंच जा रहा है। अब पढ़ाई में उल्टा पड़ रहा है। बताओ, आज 17 को भी गया था, 15 को था, 15 को ना, 15 वाला बुंदिया पूरी खाए कि छोड़ दिए? प्रेम, इसीलिए ना राज्यसभा लोकसभा हो गया। तो राज्यसभा उच्च सदन और लोकसभा निम्न सदन। और ऑनलाइन वालों में किसी का आवाज नहीं सुन रहे हो, सब भाग गया लोग। चलिए आइए, ऑनलाइन वाला भाग गया, बोर हो गया होगा, सामने तो दिखाई दे नहीं रहा। तो हाँ, संसद का गठन, ठीक है। अब राज्यसभा की संरचना, राज्यसभा की संरचना, तो राज्यसभा के कितने सदस्य होंगे? राज्यसभा में मैक्सिमम कितने सदस्य हो सकते हैं? 250। गुड। हाँ, देखिए यहीं पर एक गलती हुई है लिखवाते समय, बाद में आकाश बताया। लोकसभा वाले में हुआ है, राज्यसभा वाले में भी तो हुआ होगा। हाँ, तो राज्यों से इतना, केंद्र शासित थे इतना, ताबू तो केंद्र शासित में न चला जाएगा कोटा। लोकसभा में सिर्फ संसदीय सीट। हाँ 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 हाँ, अच्छा चलिए,
तो हाँ 238 से निर्वाचित और 12 नाम निर्देशित, टोटल कितने हो गए? गिरा क्या देखो तो, गिरा नहीं है, टोटल कितना हो गया? 250, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में कितना है? 245। सुप्रिया बताइए, राज्यसभा के सदस्यों को कौन चुनता है? राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कैसे होता है? नहीं याद है? सदब, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? लगता है पूरी बुंदिया तुमको नहीं मिला है लगन में। हाँ, एगो खा के भूल गया, एगो बिना खाए भूल गए। ले, और ये राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? कौन करता है? विधानसभा के मंत्री, विधानसभा विधानसभा में निर्वाचित जो मंत्री होते हैं, मंत्री नहीं सर, निर्वाचित सदस्य। हाँ हाँ हाँ, तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? तो हर राज्य का कोटा बना हुआ है कि इस राज्य से इतने सदस्य आएंगे, तो उस राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। देखिए राज्यपाल की सलाह पर ही ना होगा? ना, यहाँ राज्यपाल का क्या काम है? राज्यसभा देखो, राज्यसभा में राज्यों के इतने पति भरे जाने वाले अपन 24 राष्ट्रपति के अधीन है। हाँ देखिए, चौथा में राज्यसभा के प्रत्येक, इतना कुछ डिलीट कर दिया, राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाएगा। ठीक है। हाँ, अब राज्यसभा में या संघ राज्य क्षेत्र के बस अब जैसे जो बिहार का कोटा है, तो केवल बिहार के ना एमएलए भाग लेंगे। देखिए विधानसभा, ध्यान दीजिएगा, विधानसभा विधान परिषद नहीं। अब जैसे बिहार में विधानसभा विधान परिषद दोनों है, सभी राज्यों में तो विधान परिषद है नहीं, तो केवल विधानसभा और वो भी निर्वाचित है, दोनों चीज पर ध्यान दीजिएगा। तो राज्यसभा में या संघ राज्य पर ऐसे रीति से चुने जाएंगे जो संसद विधि द्वारा प्रेरित करे। तो ये देख लिए हम लोग। हाँ मनप्रीत, अब बताइए राज्यसभा का कार्यकाल कितने साल का होता है? हाँ 6 साल। क्या हो प्रेम? 6 वर्ष। राहुल 6 वर्ष। विशाल क्या हो? सोनाली राज्यसभा का सलाह। हाँ क्या सदब? आकाश सही बताएगा। 2 साल पे राज्यसभा का कार्यकाल थोड़े होता है, सदस्य का। हाँ, राज्यसभा एक अस्थाई सदन है, ये कभी भंग नहीं होता है। सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष, प्रत्येक 2 साल पर 1/3 रिटायर होते हैं। देखो अब इतना कराए ना, अब समझ में आ रहा है ना कि कैसे डिस्कशन किया जाता है। वैसे ये लेके तू लोग भी बैठना। अब आज देखो जहां तक पहुंच जाए। कै बज गया? 45 हो गया। तो फिर आगे अपना ये कर लेना। अब कल नहीं करवाएंगे, नहीं तो सब बहुत हो जाएगा, बड़ी है। देखिए ये हो गया आपका। हाँ जल्दी जल्दी आ जाते हैं। लोकसभा तो वैसे है लोकसभा में, ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ उल्टा पुल्टा नहीं है पूछने लायक, सब लिखवाया जा चुका है।
लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? जनता द्वारा। मोदी जी इलेक्शन हुआ ना 19 में, सब लोग वोट दिया। लोकसभा का, लोकसभा और विधानसभा दो का साधारण चुनाव होता है जिसमें जनता भाग लेती है, बाकी में जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेती है। जनता देखो 3 टाइम मतदान करती है। शहर में लोकसभा, विधानसभा, नगर पालिका वाला में। एगो नगर पालिका का चुनाव नहीं होता है वार्ड कमिश्नर वाला, तो उसमें जाता है 3 बार। और गांव में मुखिया के चुनाव में, अभी जो मुखिया का चुनाव चल रहा था नगर, वो क्या कहेंगे, ग्राम पंचायत का, ग्राम पंचायत वाले, तो पब्लिक 3 बार वोट करती है। शहर में अपना वो ग्राम पंचायत, शहर में नगर पालिका हो जाएगा और गांव में ग्राम पंचायत हो जाएगा, और बाकी किसी में पब्लिक वोट नहीं करती है। फिर उसके लिए अलग अलग प्रावधान है, कुछ स्पेशल लोगों का समूह है वही करते हैं। अब आइए देखिए अनुच्छेद 82, प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन। बताए थे कि नए संविधान में दिया गया है कि प्रत्येक जनगणना के पश्चात जो सीट है राज्यों के बीच में बटा हुआ है उसको फिर से पुनः समायोजित की जाएगी। जिसकी आबादी बढ़ेगी उसका बढ़ा दिया जाएगा और जिसका घटेगा उसका घटा दिया जाएगा। लेकिन बताए थे कि उत्तर भारत का आबादी तेजी से बढ़ गया, दक्षिण आबादी अपना जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम लागू किया जिससे नहीं बढ़ा। अगर बढ़ाया जाता है तो फिर उत्तर भारत वाले को रिवार्ड हो जाएगा और साउथ इंडिया वाले के लिए पनिशमेंट हो जाएगा, तो ये तो गलत बात है। तो कब तक इस पर रोक लगा दी गई है, लिखवाए थे ना 2026 तक। तो डिलिमिटेशन अलग है, डिलिमिटेशन हुआ था, हाँ, डिलिमिटेशन अलग चीज हुआ। डिलिमिटेशन अभी 2008 में हुआ था। देखो डिलिमिटेशन क्या है, उसको कहते हैं परिसीमन आयोग। तो अभी जैसे सासाराम में जो थोड़ा सा अपना नेतागिरी में होगा वो जनता होगा कि मान लो ये है नोखा विधानसभा क्षेत्र, ये सासाराम विधानसभा क्षेत्र, ये चेनारी विधानसभा क्षेत्र, सब अलग अलग विधानसभा क्षेत्र है ना। तो अब देखा जाता है कि इसमें किसकी आबादी कम हो गई है, किसकी ज्यादा बढ़ गई है। तो जिसकी आबादी ज्यादा बढ़ जाएगी, मान लो सासाराम की आबादी ज्यादा बढ़ गई, नगर है, तो इसका कुछ क्षेत्र काट के चेनारी में मिला दिया जाएगा। मान लो ये यहां तक था ना, तो अब इसको ऐसे कर दिया जाएगा। इसको कहते हैं परिसीमन। फिर से तो जैसे सासाराम में विधानसभा क्षेत्र में देखो पहले तकिया, महद्दी नहीं, तकिया आता था नहीं, तकिया भी नहीं था, तकिया ये सब महद्दीगंज पहले सब नोखा में था। इधर ही रौजा की इधर करपुरवा और पूर्वा सब गांव जो था नोखा में था। तो अब क्या किया गया कि नोखा से काट के उसको मिला दिया गया सासाराम में। इधर जो चुटिया नौहट्टा बंजारी जो इसमें था, रोहतास में था, उसको काट के चेनारी में मिला दिया गया। और ये भी देखा जाता है कि सड़क सुविधा कैसे कैसे है कि जाने आने में प्रशासन को, भाई अब मान लो हेडक्वार्टर तो सासाराम है, यहाँ से अब चुटिया नौहट्टा बंजारी 30-40 किलोमीटर हो जाता है, बहुत दूर हो जाता है। उसको उधर से मिला दिया जाएगा तो उधर से आना जाना आसान है, इधर से जाना टफ है। तो इसको कहते हैं परिसीमन। हाँ, नगर निगम का परिसीमन किया है ना। इधर पूरा धौदार धनकाड़ा तक चला गया। हाँ, तो जो गांव नगर निगम में आएगा, गांव वाले के लिए बड़े दुर्भाग्य है। गांव में बड़ी फायदा मिलता है, बड़ी छूट रहता है, और सब छूट खत्म हो जाएगा। तो जिसका गांव जा रहा है बेचारा रहेगा गांव का गांव ही, और टैक्स सब शहर वाला हो जाएगा। सब फायदा थोड़े कुछ मिलेगा।
अरे जब सासाराम शहर को कोई फायदा नहीं है, सब नली गली में रोड पर नली बह रहा है, तो गांव तो अभी गाँवे है कि नहीं? जो नगर पालिका का कर्मचारी रोज आते जाते देख रहा है कि सब देखिए इतना दिन हो गया नगर, अभी नाला वाला ये सब क्या कर रहा है, कुछ हो ये गो में भिड़ा है वो बड़ा नाला बनाने में, बाकी गली वली का काल कोई कुछ कर रहा है ना, अरे बन जाएगा तो सब हो जाएगा, और तब बन जाएगा तो कीचड़ सब बह के अपने से वो बड़ा नाला में चल जाएगा कि वो तो निकालना ही पड़ेगा। सब छोड़ दिया है, फंड तो आ गया है। हाँ, अब ना बिहार में जैसे नगर निगम बढ़ा तो आईएएस का वैल्यू बढ़ जाएगा। अभी नगर आयुक्त कहलाएंगे, पोस्ट बड़ा हो गया, पहले केवल डीएम थे, अब इनका पोस्ट ज्यादा हो गया, ज्यादा पावर हो गया। देखो पहला स्टेप तो है तू लोग का बीपीएससी ही, लेकिन यूपीएससी से कभी हार मत मानना, पहुंचना तो वही है, लेकिन क्या है कि हकीकत में जीना भी जरूरी है। देखा ये दिलीप जो है, अभी जो विक्रमगंज के अभी लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, ये भी यूपीएससी के इंटरव्यू दिए, एमपीपीसीएस निकाले, बिहार निकाले, लेकिन अब भाई अपना अपना किस्मत भी है ना, तो ये नहीं कि यूपीएससी के चक्कर में कुछ हाथ में ना रोड पर आ जाए, हम लोग जैसा है मास्टरी करना पड़ जाए। हम लोग पढ़े तो मास्टरियों कर ले रहे हैं, नहीं तो फिर दूसरा काम धंधा करना पड़ेगा, है कि नहीं? इतना आदमी उस समय किया था तब ना आज कॉन्फिडेंस से पढ़ा रहा है। चाहे कोई कुछ बोलता है तो अपना कि नहीं भाई ये नहीं होगा, सब किया हुआ है। अब के स्टूडेंट से इतना थोड़ी ना होगा, अब वैसा ग्रुपे नहीं बन रहा है। ये सब संभव है केवल दिल्ली में, पटना में, और यहाँ संभव पटना वाला तो लुसेंटे में रह जाता है, उससे आगे वो बढ़ ही नहीं पाता है। तो ये सब वही संभव, दिल्ली रहना अब संभव नहीं है। लड़की पर कम से कम रहने खाने ये सब लेके 20,000 रुपया महीना कम से कम, और लड़का पर 12-15 हजार से कम नहीं। क्यों? लड़का जैसे क्या है ना कि रूम शेयर करके 2-4 ले लेता है, लड़की तो अपना भी नहीं, हॉस्टल में रहती। जो हम लोग 1,000-1,200 किराया देते थे वो सबका 5-5-6 हजार हो गया, और वस्तु की कीमत तो जब यहाँ दोगुनी हो गई है तो वहां तो पता ना क्या हुआ होगा। अब वहां हम लोग थे ना तो सब्जी बिकता था पाव के हिसाब से, दुकान पे जाइए तो कैसे किलो नहीं बताएगा, इतना पाव भिंडी ऐसे पाव, अब 100 ग्राम कहता है भिंडी, 100 ग्राम इतना जानता है कि इससे ज्यादा खरीदने का औकात नहीं है। सोचिए, आइए देखिए, तो प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन, समायोजन माने सीटों का फेरबदल। इसी में देखिए लिखा हुआ है, देखो इधर देखो, परंतु यह जब तक कि सन 2026 तक पुनः समायोजन पर रोक लगा दिया गया है। अब आगे देखिए क्या होगा। तो सुनिए, क्वेश्चन पूछता है कि अभी प्रेजेंट टाइम में राज्यों के बीच सीटों का जो आवंटन है वो किस जनगणना पर आधारित है? 1971 के बाद समायोजन नहीं हुआ है। चलिए आइए, ये हो गया। हाँ, अब क्या है, संसद के सदनों की अवधि। तो अवधि देख लिए, राज्यसभा स्थायी सदन है और लोकसभा का कार्यकाल 5 साल होता है। और बताए थे कि आपातकाल की स्थिति में
लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, और ऐसा तब तक किया जाएगा जब तक आपात रहेगा। एक बार में 1 साल, जैसे ही आपात खत्म होगा कि फिर से, ठीक है। मान लो चीन से लड़ाई चल रहा है, तो जब तक चल रहा है तब तक रहेगा आपात। इंदिरा गांधी कितना साल लगाई? इंदिरा गांधी 75 में लगाई थी, ज्यादा वो नहीं लगाई थी, फिर हटा दी। हाँ 1.5-2 साल लगा दी थी, 75, 76, 77 में हटाई, तब जाके इलेक्शन हुआ। हाँ, अब देखिए इधर आइए, संसद की सदस्यता के लिए अहर्ता, एलिजिबिलिटी क्या क्या चाहिए? कुछ नहीं, भारत का नागरिक हो, और राज्यसभा के लिए कितना उम्र? 30 साल, और लोकसभा के लिए 25 साल, और अन्य जो अहर्ता निर्धारित कर दी जाए। हाँ आदित्य, आर्टिकल 85 संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन ये कौन करता है? राष्ट्रपति। सत्र मतलब बैठक बुलाना, सत्रावसान मतलब सत्र को समाप्त करना। अरे कौन आ गया? एक, हाँ, तो संसद का सत्र, सत्रावसान और विघटन हो गया। संसद, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, ये सब तो बता ही चुके हैं। संसद के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकारी भी बता चुके हैं कि जाके बोल सकता है लेकिन मतदान नहीं करेगा। राज्यसभा का सभापति और उपसभापति तो होगा, सभापति तो राष्ट्रपति होते हैं, और राष्ट्रपति कह रहे हैं, उपराष्ट्रपति और उपसभापति को सदस्यों में से चुना जाता है। ये सब रीडिंग दीजिएगा, ज्यादा कुछ इसमें नहीं है। इधर ना रुकिए, 2-3 हम बता रहे हैं, जो छूटा हुआ है वो याद आ रहा है। लोकसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, संसद का सचिवालय। हाँ देखिए कुछ है अपना ये है, चलिए इसको बाद में बता देंगे, चाहे सुन लीजिए, लास्ट है आर्टिकल 99 सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। लोकसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? जो लोकसभा या राज्यसभा के नए सदस्य चुन कर जाते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है? गुड, लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर साधारण निर्वाचन के बाद होगा तब, और नेता वैसे अध्यक्ष, ठीक है। राज्यसभा में साधा। अब देखिए अनुच्छेद 100 में गणपूर्ति वाला है, अनुच्छेद 100 में गणपूर्ति वाला है, लिखा हुआ है ना गणपूर्ति, कोरम, तो 1/10 कोरम हो गया 1/10। 100 एगो 103 कुछ देता है यूपीएससी में हो, रुके उसी को तो खोज रहे हैं, कहाँ गया 103? हाँ 101 सुनिए, पढ़िएगा लोग। स्थानों का रिक्त होना, स्थानों का रिक्त होना, कि मान लीजिए कोई सांसद है, जैसे छेदी पासवान सांसद है, किन किन परिस्थितियों में इनका स्थान रिक्त हो जाएगा, किन किन परिस्थितियों में इनका स्थान रिक्त हो जाएगा। 101 और 102 में है, 102 में सदस्यों के लिए निरहरताएं है ना, सदस्यों के लिए निरहरताएं मतलब कोई सदस्य अगर चुना जाता है और उसके अंदर ये अवगुण आ जाता है तो उसको भी हटाना पड़ जाता है, वो भी हटा दिया जाएगा या हट जाएगा। और 103, 102, 101, 102, 103 अपने से पढ़ लीजिएगा लोग।
नहीं समझ में आएगा तब पूछिएगा। सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों का विनिश्चय, बस यही जानिए कि 102 के तहत कोई सदस्य डिस्क्वालिफाइड हो गया है कि नहीं, इसका फैसला कौन करेगा? तो इसका फैसला राष्ट्रपति चुनाव आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के सलाह पर। समझ गए? नीचे लिखा है, देखिए राष्ट्रपति 103 में, यही याद रखिएगा। ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चय करने से पहले राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय लेगा और ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा। तो आज की सेवा समाप्त की जा रही है। देखो एक दिन तो चलिए, तो कौन कौन बच गए हैं वो? वाह, ऑनलाइन आज स्वाति नहीं ऐड हुई, स्वाति आके छूट गई। तो धन्यवाद, सेवा समाप्त किया जा रहा है।